मेरा और चले खबर झारखंड की शुरुआत अहम खबर से करेंगे। बीजेपी अंदरूनी कलह से जूझ रही है तो झारखंड का महागठबंधन भी कुछ ठीक नहीं है। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ झारखंड में सियासी पारा चरम पर है और इस बीच खबर है कि कांग्रेस ने जमशेदपुर सीट पर दावा छोड़ दिया है। मतलब ये कि डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसे कांग्रेस की मजबूरी कहें या फिर जिद के आगे सरेंडर, इस पर सियासी महाभारत शुरू हो गया है। महागठबंधन के खांचे से सीटों का फॉर्मूला फिसला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से कांग्रेस की दूरी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी नहीं मिटी। इधर झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार को जमशेदपुर की सीट छोड़नी पड़ी है। खबर है कि जमशेदपुर और चाईबासा की सीट की जिद के आगे कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। माना जा रहा है कि जमशेदपुर की सीट अजय कुमार को मजबूरी में छोड़नी पड़ी। अजय कुमार को सीट छोड़कर भागना पड़ा है। वो जान रहे हैं कि वहां पर टिक नहीं सकते हैं जनता के सामने। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि अजय कुमार के लिए ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी राज्य में करो या मरो की स्थिति हो गई है, जिसकी वजह से कांग्रेस झारखंड विकास मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा को हर सीट देने को तैयार है। माना जा रहा है कि गीता कोड़ा को कांग्रेस में शामिल करना अजय कुमार को महंगा पड़ा। हालांकि पार्टी के नेताओं ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की है। उन्होंने अजय कुमार के त्याग का महिमा मंडन शुरू कर दिया है। जब बड़ी बड़ी बातें होती है तो इस तरह की बातें सामने आती हैं और ये डॉक्टर अजय कुमार के बड़े दिल का परिणाम है कि उन्होंने महागठबंधन के लिए वो सीट छोड़ने का निर्णय लिया। कोई नुकसान नहीं है। महागठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट रूप से चुनाव लड़ेगी, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस को समझाए नहीं। मैंने कहा ना कि सारे लोग एक दूसरे के संपर्क में हैं और कांग्रेस को समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपसी सहमति की जरूरत है। तो क्या कांग्रेस बेबसी को वाहवाही का चोला पहना रही है? बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरह से जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी और जेएमएम नेता हेमंत सोरेन की गुफ्तगू हुई, उसके बाद कांग्रेस को लगने लगा कि मामला बिगड़ता दिख रहा है। जाहिर है जेएमएम की चाहत पूरी हो गई है। इस राज्य के अंदर में जो 14 लोकसभा सीटें हैं, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा बूथ स्तर से लेकर के केंद्रीय स्तर तक पूरी तरह से इस चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन जब तक आधिकारिक घोषणा न हो जाए, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सीटों पर रस्साकशी दोनों खेमे में जारी है। मदन के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया। तो सीट एक है और सवाल 100। 13+1 के फॉर्मूले के बाद झारखंड में आर फैक्टर गुस्से में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गिरिडीह के सांसद रविंद्र पांडे और कोडरमा के सांसद रविंद्र राय की। गिरिडीह पर पहले से ही गदर मचा हुआ है। अब कोडरमा सांसद रविंद्र राय ने भी आजसू को ये सीट देने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इस पर पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव की माने तो गठबंधन की खातिर पार्टी ने त्याग किया है। पार्टी के फैसले के साथ दोनों को रहना चाहिए। इधर विरोधियों ने भी चुटकियां लेना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि इस चुनावी कोलाहल पर पार्टी के कद्दावर नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। एक सीट पर 100 सवाल पैदा हो गए हैं। सवालों के घेरे में गिरिडीह और कोडरमा के सिटिंग सांसद रविंद्र पांडे और रविंद्र राय हैं। यानी पार्टी का ये आर फैक्टर इन दिनों तंज है। गिरिडीह के बाद अब कोडरमा सीट को एजेएसयू के खाते में देने की खबरों पर रविंद्र राय नाराज हैं। असंतोष का नतीजा है कि उन्होंने एजेएसयू को नसीहत दे डाली है। कहा कि वो बीजेपी की मदद करे, चुनाव लड़ने के बारे में ना सोचे। आज की परिस्थिति में मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में आजसू को मदद करने के रूप में खड़ा रहना चाहिए। चुनाव लड़ने के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। 3+1 सीट फॉर्मूले पर तकरार, फॉर्मूले पर अपनों ने उठाए सवाल। रविंद्र पार्टी को भी सावधान किया है कि गिरिडीह के बीजेपी कार्यकर्ता और मतदाता ये पचा नहीं पाएंगे और कहीं एजेएसयू से ये सीट खिसक कर जेएमएम और विरोधी ना हथिया लें। बीजेपी के कमाए हुए धन में पार्टनरशिप क्यों चाहता है एजेएसयू? जो कमाई हुई धन है उसी में से पार्टनरशिप बनना, जहां चूक हो गई है वहां कमा के आना, तो पुरुषार्थ तो वो है जहां हम नहीं कुछ कर सके वहां से कुछ लाएं। व्यक्तिगत छवियों पे
कुछ ही अपवाद हैं जो ऐसे बनते हैं, नहीं तो 99% हमारे यहाँ पार्टी के कार्यकर्ता साधारण व्यक्तियों को, साधारण कार्यकर्ताओं को सांसद बनाते हैं। तो मुझे लगता है एक बार राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय ले लिया, उसके बाद इफ बट किंतु परंतु का कोई प्रश्न नहीं होता। गिरिडीह के ट्रेलर के बाद अब कोडरमा का पिक्चर। जमीन की हकीकत आजसू को भी स्वीकार करना चाहिए और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को पहुंचाना हमारा दायित्व है। जाहिर है एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी की इस सिटिंग सीट पर काबिज रविंद्र राय और रविंद्र पांडे खार खाए बैठे हैं। पूछना जरूर चाहिए था, ऐसा आपको इसको कुछ करना है क्या? रविंद्र राय की माने तो गठबंधन के नाम पर एजेएसयू को गिरिडीह की सीट देने का प्रयोग ठीक नहीं। पुरुषार्थ दिखाना है तो दुमका और राजमहल पर दिखाने की सलाह। एजेएसयू की गिरिडीह में उपस्थिति सिर्फ कागजों और बयानों तक। जमीनी हकीकत एजेएसयू को स्वीकार करना चाहिए। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इस पर फिलहाल चुप रहना ही बेहतर समझा है। इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि किसी के साथ हमारे इस विषय पर कोई संवाद नहीं है। झारखंड के राजनीतिक कलह पर विपक्ष को इस मुद्दे पर वार करने का मौका मिल गया है। आज दो मजबूत स्तंभ रविंद्र राय और रविंद्र पांडे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी पहले पता करें, तो ये तो साफ स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का कुर्बा में खुद आग लगा हुआ है। अब भाजपा की स्थिति कमजोर हो रही है तो हाथ पैर इधर उधर मार रहा है, इसमें कोई न कोई बेनिफिशियर हो रहे हैं। इधर जेएमएम भी एनडीए की इस कलह पर नजर रख रही है। इसकी माने तो बदलाव से गिरिडीह के साथ हजारीबाग सीट भी बीजेपी गंवाएगी। इस पर गिरिडीह सांसद ने भी विरोधी के सुर में सुर मिलाए हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरे जगह से कैंडिडेट आयात करके अपना उम्मीदवार बनाती तो उसका मजबूत स्थिति रहता, लेकिन उन्होंने आजसू के हाथ में डाल देने के बाद निश्चित रूप से चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह लोकसभा सीट हार चुकी है। ये दुर्भाग्य यहाँ की जनता का है, पहला। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य है। बीजेपी और एजेएसयू आलाकमान आर फैक्टर के दंगल को लेकर चुप है। जाहिर है उसने पासा फेंक दिया है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां जरूरत पड़े तो कार्यकर्ता को अपने फांसी के सजा पर भी सिग्नेचर करना पड़ता है। और अपने एलाइज को अकोमोडेट करने के लिए अगर हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो पूरे सिचुएशन को इस टोटलिटी में देखना चाहिए। और हमारे यहाँ पार्टी सर्वोपरि होता है साहब, सांसद विधायक तो बहुत सेकेंडरी होता है। 13+1 का लकी नंबर फिलहाल गठबंधन में कौतूहल से ज्यादा कलह पैदा करता दिख रहा है। बोकारो से मृत्युंजय के साथ कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। महासचिव बंधु तिर्की के नेतृत्व में जेवीएम की 5 सदस्यीय टीम ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पार्टी ने एडीजीपी अनुराग गुप्ता और डीजीपी डीके पांडे को चुनाव कार्य से हटाने की मांग की है। डीजी पर राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया। जो पूर्व में इस प्रदेश के जो आपके डीजीपी हैं और एडीजीपी अनुराग गुप्ता, डीजीपी आपका डीके पांडे, डीजीपी डीके पांडे पर बहुत गंभीर आरोप है, बकुरिया कांड जैसे मामला, ये तमाम चीजें हैं। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर राज्य में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुरक्षा और तमाम इंतजामों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। सख्त हिदायत है कि आदर्श आचार संहिता का किसी भी सूरत में उल्लंघन न हो। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जहां सियासी गलियारों में हलचल तेज है, तो वहीं प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने और बूथ को सुरक्षा मुहैया कराने में पुलिस महकमा अहम रोल निभाने के लिए तैयार है। इसके तहत रांची के जैप 1 में 2 दिनों की एक कार्यशाला की शुरुआत हुई। मकसद आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर रोक कैसे लगाया जाए, चुनाव के दौरान उपद्रव फैलाने वालों पर किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए सहित तमाम नियमों से अवगत कराना है। इस कार्यशाला में सभी जिलों के पुलिस पदाधिकारी
डीएसपी, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी सहित सीआरपीएफ के अधिकारी शामिल हुए हैं। कौन सा इलेक्शन में कार्य नहीं करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा ऑफेंस होगा, ऑफेंस में पुलिस पदाधिकारी कैसे उस ऑफेंस को डील करेंगे, वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है, इस पर 2 दिनों में विस्तृत चर्चा की जाएगी। पूरे देश में मतदाताओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सिविल ऐप को लॉन्च किया गया है। सरकार इस ऐप को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चला रही है। इस ऐप के माध्यम से उपयोगकर्ता मतदान क्षेत्र के मामले को लेकर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं। मतदाता सी विजिल ऐप का उपयोग करके उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के किए गए कदाचार की घटना को रोकने के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। इस ऐप के आ जाने से नागरिकों को चुनाव आयोग के कार्यालय की दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। ऐप मोबाइल पर डाउनलोड करके आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन वाला फोटो अपलोड करके या वीडियो रिकॉर्ड करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। सी विजिल के द्वारा अगर मान लीजिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट के द्वारा किसी पर्सन के लिए या किसी पर्सन के अगेंस्ट वोटिंग कराने की कोशिश की जाती है, किसी सिटीजन को लगता है कि किसी भी तरीके का एमसीसी का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, तो वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकता है, जियो टैग, उसको 100 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स मिलेगा उसमें। पाकुड़ के समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दीप चौधरी ने लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुनील भास्कर भी उपस्थित थे। उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता लागू होने की जानकारी दी। साथ ही पार्टियों को हिदायत दी गई कि जितने भी सार्वजनिक स्थानों पर बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगे हैं उसे 72 घंटे में हटा लें। किसी भी कीमत पर आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वेबसाइट पर भी जहां कर भी सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के फोटो जो डिटेल्स हैं उसको हटा लिया जा रहा है। सभी पंचायत भवनों में जहां भी संदर्भ में पोस्टर्स लगे हुए हैं राजनीतिक प्रतिनिधियों के जिसमें फोटोज हैं उनको हटाने का निर्देश 72 घंटे के अंदर हटा लेने के लिए जिला प्रशासन ने दे दिया गया, जिसका सख्ती से पालन किया जाएगा। जाहिर है लोकतंत्र के महापर्व के लिए प्रशासन हर चीज को चुस्त दुरुस्त करने में जुटा है, क्योंकि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल ख्यांते ने कहा है कि मतदाताओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सी विजिल ऐप को लॉन्च कर दिया गया है। कोई भी नागरिक इस ऐप के जरिए आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करा सकता है। अब सी विजिल जो सिटीजन्स विजिलेंस का ऐप है वो आज से एक्टिवेट हो गया है। आज से एक्टिवेट हो गया है तो हम लोग 2-3 केसेस मिल गया है जो अभी हम लोग दूसरा जगह पे है, दूसरा जिला का है, जो अभी हम लोग रिपोर्ट अभी हम लोग मिल जाएगा। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग एनजीओ कहलाते हैं नॉर्मली पूर्व में के साथ बैठक हुई थी ताकि उनके साथ हम लोग एक तालमेल बैठा करके पूरा एक कदम हो करके हम लोग इलेक्शन से संबंधित जो भी छूटे हुए व्यक्तियों को अपना निबंधन हो जाए मतदान सूची में। पलामू में बाबूलाल मरांडी को मेदिनीनगर सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। धारा 188 के मामले में अदालत में हाजिर होकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने 5-5 हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी है। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी के खिलाफ तत्कालीन अपर समाहर्ता मुकुल पांडे ने 29 अप्रैल 2011 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने धारा 144 का उल्लंघन किया था, क्योंकि 28 अप्रैल से ही धारा 144 लागू थी, जिसके बाद उन्होंने अतिक्रमण से प्रभावित लोगों के साथ बैठक की थी और इसी मामले में धारा 144 के उल्लंघन करने के मामले में धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में 8 फरवरी 2017 को न्यायालय द्वारा बाबूलाल मरांडी के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था और उसके बाद 30 जुलाई 2018 को न्यायालय ने कुर्की की कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी कर दिया था। किया ना, हमारे सुप्रीमो श्री बाबूलाल मरांडी जी ने कोई वायलेशन नहीं किया। उसी के अगेंस्ट में प्रशासन के लोग चूंकि एक नाकारा हैं, गलत कार्य करते हैं, उसका विरोध करने पर 188 आईपीसी का इस्तेमाल करते हैं, 353 का इस्तेमाल करते हैं। कि राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र में बाबूलाल मरांडी जी जैसा जब तक नेता रहेंगे गरीबों को कोई तंग तकवाह नहीं कर सकता है।
खूंटी सामूहिक दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने फादर अल्फांसो को 25,000 के 2 निजी मुचलकों पर सशर्त जमानत दे दी है। इस मामले में फादर अल्फांसो को 2 धाराओं के तहत आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद फादर अल्फांसो पिछले कई महीनों से जेल में बंद थे। लोअर कोर्ट में बेल रिजेक्ट होने के बाद फादर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें आज फैसला सुनाया गया है। जमानत के साथ ही हाईकोर्ट ने फादर अल्फांसो पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिसके मुताबिक बिना कोर्ट के परमिशन के फादर खूंटी नहीं छोड़ेंगे। हर तारीख पर फादर को सशरीर उपस्थिति दर्ज करानी होगी, साथ ही उन्हें पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा करना होगा। माने आप बोल सकते हैं फाइन का रूप में, या अभी जो चल रहा है कि कुछ जजेस लोग भी आपका इसमें साथ दे रहे हैं सबका, कि आर्मी के साथ पलवाना में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इसी अकाउंट में ये अच्छी जेस्चर है हाईकोर्ट की। सर, अब क्या फादर निकल पाने का रास्ता क्लियर हो गया? हाँ, आप तो ट्रायल फेस करेंगे अपना, वो उनका दोनों केस में बेल हो गया, बस आप निकल के उनको ट्रायल फेस करना है, ट्रायल का रिजल्ट का इंतजार करना है। रामगढ़ जिला पुलिस ने उखड़बेड़वा जंगल से पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए उग्रवादियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उखड़बेड़वा जंगल से गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से 2 देसी कट्टे, 5 जिंदा गोल सहित 3 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो और रांची जिले में वांछित ये सभी अपराधी पहले भी जेल जा चुके हैं। पलामू जिले के हैदरनगर के खड़िया गांव के पास मंचलों ने लड़की से छेड़छाड़ करने के विरोध में लड़की के भाई की जमकर पिटाई कर दी, जिससे कि उसकी मौत हो गई, जबकि घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मंचलों ने घटना को अंजाम उस वक्त दिया जब लड़की ट्यूशन पढ़ने हैदरनगर जा रही थी। इसी दौरान मंचलों ने रास्ते में छात्रा को घेर लिया और जब इसकी जानकारी छात्रा ने अपने परिजनों को दी तो घटना का विरोध करने मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद मंचलों ने छात्रा के भाई की पिटाई शुरू कर दी और लाठी डंडों से पीट कर उसे अधमरा कर दिया गया। बाद में उसकी मौत हो गई। बात करेंगे रांची की, जहां पर 25,000 कर्ज के बदले में बच्चा खरीदने का मामला सामने आया है। मामला और भी चौंकाने वाला तब हो गया जब खरीदे गए बच्चे को नशे के कारोबार में लगा दिया गया है। दरअसल घर बनाने के लिए 25,000 कर्ज लेने के बदले में बिहार में एक पिता ने अपने बेटे का सौदा कर दिया। इस 10 साल के बच्चे को रांची में हरमू के आनंदपुरी में एक व्यक्ति ने 2 साल से अपने कब्जे में रखा था। बच्चे को जिस स्थान पर रखा गया था वहां एक गुमटी है, जहां आने जाने वालों को गांजे भरी सिगरेट मुहैया कराई जा रही थी। बच्चे को यहां पर काम पर लगाया गया था। जब बच्चे ने इसकी जानकारी बाल कल्याण समिति को दी तो टीम ने कार्रवाई शुरू की। बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने बच्चे को अपने संरक्षण में लेते हुए बाल आश्रय में भेज दिया है। सीडब्ल्यूसी मेंबर श्रीकांत कुमार के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और बच्चे को पुनर्वास और पुनर्स्थापित करने की कार्रवाई भी शुरू है। कार्रवाई अभी तक हमारे तरफ से किया गया है कि बच्चे को अभी शेल्टर दे दिया गया है, वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। अभी जितने भी उसने मैसेज दिए हैं, जितने भी बात बताए हैं, उस बात पर और हम लोग क्रॉस जांच कर लें। सारे रिपोर्ट्स कैसी कार्रवाई, किसी का नाम लिया होगा क्योंकि हरमू लोकल। हाँ, नाम लिया गया है, कुछ लोग हैं इसमें शामिल, जिस चीज की जानकारी एसएसपी साहब को दी जाएगी। आज सारा चीज हमारी कमेटी डिसाइड करके वो एसएसपी साहब को और रिहेबिलिटेशन के लिए बच्चे से संबंधित डीसी साहब को दी जाएगी। हजारीबाग में सिटीलिंग ज्वेलरी की दुकान से 2 शातिर अपराधियों ने ग्राहक बनकर चोरी को अंजाम दिया है। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस दौरान अपराधियों ने 2000 की खरीदारी भी की। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। एक प्लास्टिक पुड़िया में 14 पीस लॉकेट था और वैसा प्लास्टिक पुड़िया 8 पीस था और लिया भी नहीं। और जैसे बाहर निकला भाभी को अनुभव हो गया, बदौलत गिनी अब कहती है कि हमरा साथे गो का हुआ। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र लेडोडी गांव में बीती रात डकैतों ने एक घर को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि रात करीब 1 बजे 13 नकाबपोश डकैत घर में घुसे। हथियारों से लैस डकैतों ने परिवार वालों को बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया है। डकैत घर से नकदी और जेवरात समेत लाखों रुपए की संपत्ति ले उड़े। पीड़ित परिवार के लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।
चाईबासा में कोल्हान विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने विद्यार्थियों को कई गुरु मंत्र दिए। राज्यपाल ने कहा कि आज ज्ञान, विज्ञान और तकनीक का युग है और इसी से देश और राज्य के विकास को गति दी जा सकती है। राज्यपाल ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रमों में रोजगार से जुड़े विषय जरूर शामिल करें, जिससे कि छात्रों को कौशल विकास का प्रशिक्षण मिल सके। इस मौके पर विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। राज्यपाल ने 38 छात्रों को गोल्ड और 2405 छात्रों को मेडल दिए हैं। लग रहा है और बहुत पहले बहुत डर भी लग रहा था। इतना ऐसा गोल्ड मेडल पहले कभी मिला नहीं है, आज पहली बार मिला है और बहुत प्राउड भी फील हो रहा है अपने ऊपर। सबको थैंक यू बोलना चाहेंगे। हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। मम्मी अगर होती तो बहुत खुश होती। तो बहुत अच्छा, और आगे जाके तो नेट करके पीएचडी का ही सपना है। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है ये अचीवमेंट मिलकर, ये मैं बता नहीं सकती। और आगे अब पढ़ाई करेंगे पीएचडी। मैं इकोनॉमिक्स का 2017 का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। सब मैंने नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाई कर लिया है और जब पीएचडी का निकलेगा तो मैं जरूर अप्लाई करूंगा और मेरा सर ड्रीम है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर से स्टार्ट करूँ अपना करियर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।